देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने मौजूद है दोस्तों। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ आपको बताएंगे। एक बार फिर से अमित शाह की चाणक्यगिरी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है दोस्तों। बताएंगे अमित शाह के कहने पर दो लोगों ने ली शपथ, लेकिन जब अपने इलाके में पहुंचे तो जोरदार तरीके का हो गया बवाल शुरू और राष्ट्रपति शासन हटाते ही अचानक से फिर स्थिति बिगड़ गई दोस्तों। इसके बाद अचानक से पुलिस फोर्स को और सुरक्षा बलों को तगड़े इंतजाम करने पड़े हैं दोस्तों। इसके बाद झड़प में कई लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। बताएंगे आपको कि कौन से बीजेपी के नेता को शपथ दिलवा दिया अमित शाह ने, की विरोध हो गया जोरदार तरीके से तेज दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। बताएंगे कैसे धाराशाही हो गया अमित शाह का एक और बड़ा फैसला करके चलेंगे। आज की सारी बड़ी अपडेट तो सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं मणिपुर के अंदर वापस शांति लाना अमित शाह के बस की बात नहीं है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा होता है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि मणिपुर का मामला अमित शाह के बस की बात नहीं है हैंडल करना, तो अपनी राय जरूर लिखा बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर साल 2023 के मई महीने से ही मैतई एसटी समाज और कुकी एसटी समाज के बीच में लगातार हिंसा जारी है दोस्तों। यानी दोनों ट्राइबल ग्रुप है जिनके बीच में मणिपुर के अंदर हिंसा साल 2023 में मई के महीने से शुरू हो जाती है दोस्तों, जिसके बाद ये हिंसा लगातार आगे बढ़ती चली जाती है। फरवरी 2025 में सीएम एन बीरेन सिंह बीजेपी से इस्तीफा दे देते हैं। काफी दबाव के बाद उनको ये इस्तीफा देना पड़ा। फिर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और तकरीबन एक साल के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया को शुरू किया जाता है दोस्तों। और बीजेपी के विधायक दल का नेता युमनाम खेमचंद सिंह को चुन लिया जाता है, यानी एन बीरेन सिंह के करीबी नेता जो विधायक है मैतई समुदाय से आते हैं दोस्तों, उनको अगले मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी और शाह के इशारे पर युमनाम खेमचंद सिंह को अगला मुख्यमंत्री चुन लिया गया दोस्तों। ऐसे में विधायक दल की बैठक में मिले समर्थन के बाद सरकार बनाने के लिए मणिपुर के राज्यपाल के पास पहुंचते हैं और राज्यपाल यानी गवर्नर को जाकर अपना समर्थन पत्र देते हुए सरकार बनाने का दावा करते हैं और गवर्नर ने राष्ट्रपति का शासन हटा दिया दोस्तों। इसके बाद बीजेपी के नए मुख्यमंत्री के तौर पर मणिपुर के अंदर खेमचंद सिंह अपने पोस्ट पर शपथ ले लेते हैं दोस्तों। लेकिन इसके बाद जो दो सबसे ज्यादा सोचने वाली बात थी वो ये कि मैतई समुदाय का व्यक्ति तो मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन कुकी समाज के व्यक्ति में से किसको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ताकि कुकी समाज के लोगों के बीच में मैसेज आए कि उनके लोग भी सरकार में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद अमित शाह और मोदी के फैसले के बाद कुकी समुदाय से आने वाले बीजेपी के विधायक नेमचा किपगेन को बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री बना दिया दोस्तों। और ये भारतीय जनता पार्टी के वो नेता है जो पिछली बार एन बीरेन सिंह की सरकार में मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। और ये कुकी समुदाय से आने वाले विधायक जरूर है, लेकिन इनको समाज में कोई समर्थन नहीं है दोस्तों। समाज के लोग इनको गद्दार के तौर पर देखते हैं और कहते हैं कि उन्होंने पिछली बार जब हिंसा हुई थी तो कुकी समुदाय के लोगों का समर्थन नहीं किया, यानी कुकी समुदाय के प्रति हिंसा पर रोक लगाने में इनकी कोई भूमिका नहीं थी। और सरकार जब पूरी तरीके से मणिपुर के अंदर काम करने में फेल हो गई दोस्तों और एन बीरेन सिंह पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए, तो उस सरकार का यह हिस्सा थे। और अब इनको उप मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी दावा कर रही है कि ये कुकी समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिससे लेकर कुकी समुदाय के लोगों ने चूरा चांदपुर में 6 फरवरी यानी आज संपूर्ण बंद का ऐलान किया है दोस्तों। कुकी समुदाय ने विधायकों को सरकार से दूर रहने का भी आदेश जारी किया है। कुकी समुदाय से जुड़े हुए संगठनों ने कहा कि कोई भी कुकी समुदाय का विधायक यानी तकरीबन 10 कुकी समुदाय के विधायक है दोस्तों, उनमें से कोई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल नहीं होगा, यानी सरकार को समर्थन नहीं देगा। बीजेपी के टोटल 7 कुकी समुदाय के विधायक है दोस्तों, जबकि 2 केपीए यानी कुकी पीपल्स अलायंस के विधायक है, जबकि एक इंडिपेंडेंट तौर पर जीते थे। तो टोटल 10 में से 7 बीजेपी के कुकी समुदाय के विधायक है दोस्तों। और इन सारे विधायकों से बोला गया है कि वो बीजेपी की सरकार में शामिल ना हो। कारण यह है कि बीजेपी की सरकार ने कुकी समुदाय के लोगों के साथ न्याय नहीं किया, नाराजगी जताई गई है। और कुकी समुदाय के सशस्त्र समूह में से एक समूह की ओर से यानी विलेज वॉलंटियर्स की ओर से कुकी विधायक नेमचा किपगेन यानी जो उप मुख्यमंत्री बीजेपी के द्वारा बनाए गए हैं दोस्तों, उनकी हत्या को लेकर 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। यानी मणिपुर के अंदर लगातार अराजकता देखने को मिल रही है दोस्तों। और जो सशस्त्र आतंकवादी समूह है उनकी ओर से भी इस तरीके के ऐलान किए जा रहे हैं। इस पर आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। बीते दिन भी देखा गया कि राष्ट्रपति शासन हटने के बाद जोरदार तरीके का विरोध किया गया दोस्तों। रास्तों पर टायर जलाकर विरोध किया गया। इसके बाद पत्थरबाजी भी की गई और बाद में सुरक्षा बलों को मैदान में उतरना पड़ा। सुरक्षा बलों ने स्थिति को जैसे तैसे संभाला दोस्तों, जिसमें कई सारे लोग घायल भी हो गए हैं। अभी स्थिति पूरी तरीके से मणिपुर में कंट्रोल में है। लेकिन जो फैसला बीजेपी की केंद्र सरकार के नेता अमित शाह और मोदी ने लिया था दोस्तों, उसे लेकर अब सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या किसी और कुकी समुदाय के व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था, जिससे समाज खुश रहता। और क्योंकि कुकी समुदाय के लोगों को साथ में रखना जरूरी है ताकि राज्य में पूरी तरीके से शांति रहे दोस्तों। मैतई और कुकी समुदाय के बीच में जोरदार तरीके का बवाल कई सालों से लगातार जारी है और ऐसे में दोनों समाज के लोगों को साथ में रखकर मणिपुर को एक शांत
और एक समृद्ध राज्य बनाना जरूरी है। और इसके लिए समाज में अगर विधायकों का खुद का सम्मान नहीं बचा है और विधायकों पर लोग विश्वास नहीं कर पा रहे तो फिर दोबारा से इलेक्शन मणिपुर के अंदर कराए जाने चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि री इलेक्शन हो और उसके बाद जो नतीजे आएंगे उसमें जब जनता वोट देगी, जैसे कुकी समुदाय के लोग अपने लोगों को चुनकर भेजेंगे तो उनका जिस पर विश्वास होगा उसको मैदान में उतारेंगे, उसको जिताकर आगे भेजेंगे। तो उसे अगर उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या कोई भी बड़ा पोस्ट मिलेगा तो पूरा समाज उस बात को मानेगा दोस्तों। लेकिन पिछली बार जो हिंसा हुई थी उसमें जो बीजेपी के कुकी समुदाय के विधायक थे उनकी चुप्पी के कारण कुकी समुदाय के लोगों के बीच में बीजेपी के विधायकों का सम्मान अब खत्म हो चुका है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री बनाकर समाज को मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन कुकी समुदाय के लोग अपनी नाराजगी जता रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें फरीदाबाद में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को पूरी तरीके से बेकार बताते हुए मनरेगा के नियमों में किए गए बदलाव को लेकर फरीदाबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय के बाहर जाकर जोरदार तरीके का प्रदर्शन किया दोस्तों। और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हाथ में तख्तियां ले रखी थी जिसमें गद्दी छोड़ो के नारे लिखे हुए थे दोस्तों। और जिस तरीके से मनरेगा को हटाकर वीबी रामजी बिल लेकर आया गया है उसका विरोध तेजी से किया जा रहा है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर संसद में बजट सत्र के 7वें दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद भाषण दिया दोस्तों। इस दौरान राहुल गांधी की तरफ से दिए गए बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू को गद्दार कहे जाने वाले बयान को लेकर नरेंद्र मोदी का दावा है कि कांग्रेस पार्टी ने सिख समुदाय का अपमान किया है, यानी रवनीत बिट्टू पूरे के पूरे सिख समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा मोदी का मानना है दोस्तों। जबकि यही वो मोदी है जो 2021 में शुरू हुए किसानों के आंदोलन पर चुप्पी साधकर यानी मुंह पर फेविकोल लगाकर टेप लगाकर बैठे हुए थे। और इनके नेता यानी मोदी के नेता हर किसान को गालियां दे रहे थे, पगड़ी पहने किसानों को और सिख समुदाय से आने वाले किसानों को खालिस्तानी बोला जा रहा था। और 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई दोस्तों, उसमें ज्यादातर सिख समुदाय के किसान थे। तो क्या नरेंद्र मोदी ने सिख समुदाय के लोगों का अपमान नहीं किया? इसका जवाब देना चाहिए दोस्तों। 700 लोगों की जान चली गई लेकिन नरेंद्र मोदी ने सिख समुदाय का अपमान या सिख समाज के लोगों का अपमान नहीं किया, ये बीजेपी के लोग मानते हैं। जबकि राहुल गांधी के एक बयान यानी रवनीत बिट्टू जो कांग्रेस छोड़कर गद्दारी करके गए थे उनको, रवनीत बिट्टू को कांग्रेस ने राहुल गांधी ने गद्दार बोल दिया, तो ये पूरा सिख समुदाय का अपमान नरेंद्र मोदी बता रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, आखिरकार पंजाब की जनता को पता है कि भाजपा सिख समुदाय के प्रति किस तरीके की मानसिकता रखती है दोस्तों। और इसीलिए सिख समुदाय के लोग बीजेपी के लिए जो मानसिकता रखते हैं वो 2024 और 2019 और 2014 के नतीजों में साफ साफ पंजाब में नजर आ रहा था। और इसीलिए पंजाब के अंदर बीजेपी तमाम कोशिश करने के बावजूद घुस नहीं पाती, क्योंकि भाजपा की पंजाब में सिख विरोधी मानसिकता सबको पता है दोस्तों। और उल्टा कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी की बात का कोई वैल्यू बचा नहीं है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जिसमें बिट्टू पर राहुल गांधी के दिए गए बयान को नरेंद्र मोदी पूरे सिख समुदाय का अपमान बता रहे थे। तो इस पर राहुल गांधी जवाब देने से कहां पीछे हटने वाले थे। वो कहते हैं कि बस सवालों से इतनी घबराहट क्या, मोदी जी सच्चाई से ऐसे डरे, झूठ की शरण ले ली, खैर जो उचित समझा वही किया। यानी MM नरवणे की किताब में नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि जो उचित समझो वो करो, उसी को दोहराते हुए राहुल गांधी ने तंज कसते हुए बात कही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि NN नरवणे की किताब जो लिखी है और उसमें जो बातें नरेंद्र मोदी को लेकर लिखी है उसे सबके सामने उजागर करने से क्यों भाजपा वाले डरते हैं? एक बार देश को पता चलना चाहिए कि देश के पूर्व सेना के प्रमुख ने नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में क्या क्या बातें लिखी है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि जब तक वो सदन के अंदर इस बात को पढ़ेंगे नहीं कि क्या लिखा हुआ था तब तक वो पीछे हटेंगे नहीं। और ये बात एकदम तय है कि राहुल गांधी इस मामले पर बीजेपी को बैकफुट पर धकेल कर ही रहेंगे। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता की गुंडई, युवक को पीटा, जबरन गाड़ी में बिठाया, केस दर्ज करके और ज्यादा प्रताड़ित करने की धमकी दी गई। छतरपुर में तालाब का ये वीडियो बनाने पर थप्पड़ मारे गए थे दोस्तों। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष रेकवार है जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का मछुआरा प्रकोष्ठ का जिला संयोजक बताता है। ऐसे में दोस्तों बीजेपी नेता की गुंडागर्दी एक बार फिर से सबके सामने खुलकर आ गई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर से ये पूरा मामला है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें केरल को लेकर कांग्रेस पार्टी के समर्थन में एक सर्वे सामने आया है दोस्तों। ये सर्वे पोल ट्रैकर की ओर से कराया गया। उन्होंने तकरीबन 20 दिनों के अंदर ये सर्वे कराकर लगभग 23,000 लोगों से पूछा तो उनको पता चला कि अब UDF की सरकार राज्य के अंदर बनने जा रही है। आपको बता दें कि इलेक्टोरल फोरकास्ट दिया गया है केरल को लेकर और LDF यानी लेफ्ट गठबंधन को 43 से 49 सीटें मिल सकती है, जबकि UDF कांग्रेस पार्टी गठबंधन को 89 से 93 सीटें मिल सकती है। यानी आराम से बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लेंगे। 144 में से ये सारी सीटें 90 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी
दोस्तों, और एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को यहाँ पर केवल 0 या 2 सीटें मिलेगी और अदर्स को 2 से 3% वोट मिलने जा रहा है। तो समीकरण जो बन रहे हैं उसके अनुसार कुछ इस प्रकार है कि केरल असेंबली इलेक्शन 2026 के अंदर ज्यादातर सीटें यूडीएफ को मिल रही है। यूडीएफ एक अच्छा प्रदर्शन राज्य के अंदर करते हुए एक बार फिर से सरकार बनाने की स्थिति में आ रही है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी कर्नाटका के बाद दक्षिण के दूसरे राज्य के अंदर अपने दम पर बहुमत हासिल कर सकती है और कर्नाटका के बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी के इलेक्शन के अंदर भी ये तय है कि कांग्रेस डीएमके के साथ में रहेगी। तो तमिलनाडु में तो शासन में रहेंगे ही, सरकार में रहेंगे। अगर पुडुचेरी के अंदर कांग्रेस पार्टी एक अच्छा गठबंधन बनाकर मैदान में कूदती है तो फिर कांग्रेस के ये भी चांस है कि पार्टी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए और पुडुचेरी के अंदर भी अपनी सरकार बना ले। हालांकि पुडुचेरी को लेकर स्थिति जब स्पष्ट होगी तब सब कुछ पता चलेगा। दोस्तों, अभी के लिए जो अपडेट है उसके अनुसार केरल के अंदर यूडीएफ पार्टी अपनी सरकार बनाने की स्थिति में आ चुकी है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर सोशल मीडिया पर एक जो चर्चा चलती है दोस्तों वो ये कि नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल के अंदर आया, जबकि जवाहरलाल नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ में आता है। यानी आइंस्टीन और जवाहरलाल नेहरू कई बार एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और कई बार दोनों ने एक दूसरे के बारे में कई सारी बातें बोली थी। तो नेहरू और आइंस्टीन के आपस में संबंध हुआ करते थे, आपस में बातचीत होती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनका नाम एप्स्टीन फाइल में आ रहा है दोस्तों, यानी मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल में और नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ में आ रहा है। और यही जमीन आसमान का अंतर है दोनों के बीच में। ये बातें इमरान प्रतापगढ़ी बोल रहे थे दोस्तों। उन्होंने उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक की बात करते हुए कहा कि देश भर के मुसलमान पर हो रहे जुल्म की बात करते हुए कि 3 मिनट के अपने छोटे से संबोधन के दौरान उन्होंने नेहरू और आइंस्टीन वाले मामले का भी जिक्र किया और देश के अंदर मोहब्बत की दुकान खोल ली है। इस तरीके से दीपक को याद करते हुए उनका यह बयान आया है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है, कांग्रेस पार्टी को मोहम्मद दीपक वाले मामले को लेकर जोर शोर से देश के सामने इसे एग्जाम्पल के तौर पर रखना चाहिए, क्योंकि सांप्रदायिकता बहुसंख्यक समाज में फैली है दोस्तों। और कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने फैलाई है, आप लोग जानते हैं कौन वो लोग हैं जो बहुसंख्यक समुदाय के अंदर सांप्रदायिकता की भावना को भड़काते रहते हैं। और इसीलिए बहुसंख्यक समुदाय के अंदर से ही आवाजें उठनी चाहिए इस तरीके की सांप्रदायिक आवाजों के खिलाफ। और मोहम्मद दीपक उसका एक उदाहरण है, जिन्होंने अल्पसंख्यक समाज से आने वाले व्यक्ति की सुरक्षा के लिए बहुसंख्यक सांप्रदायिक मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भी देश में उदाहरण के तौर पर पेश करना चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसके तरह अगर आप लोग कुछ और कहना चाहते हैं तब भी जरूर लिखेगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान का समर्थन करते हुए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर निशाना साधा दोस्तों। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक भूमिका को हटकर काम कर रहा है, यानी संवैधानिक भूमिका से हटकर काम कर रहा है और वह भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक विंग बनकर रह गया है, यानी पॉलिटिकल एजेंट बनकर रह गया है। एसटी हसन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ममता बनर्जी को यह कहना चाहिए कि चुनाव आयोग बीजेपी का एक विंग बन गया है, बजाय इसके कि चुनाव आयोग एक व्हाट्सएप आयोग बनकर रह गया है। सपा के नेता एसटी हसन ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए मतदाताओं के नाम काटने का काम कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर सब कुछ पहले से ही तय है तो फिर चुनाव कराने का क्या मतलब है। तानाशाही की तरह ही तय कर ले कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के मियां वाले बयान को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए एसटी हसन ने कहा कि असम में मियां समुदाय को लेकर आरोप लगाए जाते हैं कि वो बांग्लादेश के हैं। जब एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ये कहता है कि अगर मियां द्वारा चलाए गए रिक्शे में किराया जो 5 रुपए है तो उसे 4 रुपए देकर परेशान करो, तो इसे पता चलता है कि मुख्यमंत्री के पोस्ट पर बैठा व्यक्ति भी खुलेआम सांप्रदायिकता की भावना को भड़का रहा है और उसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो ये देश के लिए एक ऐसा मिसाल है जो काफी देश की स्थिति को और खराब करेगा। दोस्तों, एसटी हसन एकदम सही बात बोल रहे हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा वाले बयान को लेकर कहीं ना कहीं कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ेगा। ये मामला काफी संजीदा है दोस्तों। अब तक सांप्रदायिकता वाले बयान कुछ गुंडों के द्वारा दिया जाता था, सोशल मीडिया पर दिया जाता था, लेकिन अब तो मुख्यमंत्री खुलकर एक समुदाय विशेष को टारगेट करते हुए उसे परेशान करने के लिए गुंडों को उकसा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि ये मुख्यमंत्री ने सारी लिमिट पार करके बयान दिया है और भारत के संविधान के मूल भावना के खिलाफ बयान दिया है और मुख्यमंत्री को संविधान के उल्लंघन के कारण संविधान द्वारा दिए गए पोस्ट यानी मुख्यमंत्री के पोस्ट पर रहने का 1 सेकंड भी रहने का कोई अधिकार नहीं है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसके तरह अगर आप लोग कुछ और कहना चाहते हैं तब भी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाले जॉय गोस्वामी और ममता बनर्जी की याचिका पर निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में नोटिस का जवाब दाखिल किया है। दोस्तों, आयोग ने कहा है कि एसआईआर में जुटे बूथ लेवल के अधिकारियों यानी बीएलओ में असुरक्षा की भावना और उनके लिए सीएपीएफ की तैनाती की मांग अनुचित है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल का एसआईआर चुनाव अधिकारियों के खिलाफ हिंसा और धमकियों से सुनियोजित पैटर्न के कारण अलग अलग तरीके से प्रभावित रहा है। अन्य राज्य में शांतिपूर्ण प्रक्रिया रही है। बंगाल के अंदर
बाधाएं आ रही है। आयोग ने हलफनामे के अनुसार कहा है कि अन्य राज्यों के अंदर एसआईआर के दौरान गणना पत्र यानी एनुमरेशन फॉर्म का चलन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन केवल पश्चिम बंगाल के इस दौरान हिंसा और रुकावट और भय का माहौल पैदा किया गया। बीएलओ की शिकायत पर पुलिस ने उदासीनता दिखाई है दोस्तों, और स्थानीय पुलिस ने बीएलओ की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने में कोताही बरती। कुछ मामलों में तो जिला के जो निर्वाचन अधिकारी डीईओ थे उनके हस्तक्षेप के बाद मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन उसके बाद स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई में काफी उदासीनता दिखाई, जिससे गिरफ्तारी काफी देर से हुई। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के सिविल सेवा परीक्षा 2026 के नोटिफिकेशन में 40 गलतियां मिली है दोस्तों। नोटिफिकेशन के पेज नंबर 2 पर एग्जामिनेशन से लेकर कैंडिडेट और बेंचमार्क जैसे शब्दों का गलत स्पेलिंग दिया गया है दोस्तों, और कई सारे शब्द है जिसको लेकर लोगों ने कहा कि यूपीएससी एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, यानी उनका काम है देश के अंदर सबसे हाई प्रोफाइल एग्जाम में से एक एग्जाम यानी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम करवाना। और सिविल सर्विसेज के एग्जाम को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस नोटिफिकेशन में 40 गलतियां हैं दोस्तों। तो सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि देश के अंदर इतने प्रीमियम एग्जाम में इतनी सारी गलतियां नोटिफिकेशन के अंदर कैसे हो सकती है। कहीं एक जगह दो जगह स्पेलिंग की गलती होती तो लोग छोड़ देते, इग्नोर कर देते, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे शब्द कैंडिडेट जैसे शब्द गलत लिखे हुए हैं। और इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए बीजेपी सरकार के लोगों को दोस्तों। पार्लियामेंट भी चल रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी के शासन काल के दौरान यूपीएससी जैसी संस्थानों का ये हाल हो गया है कि वो स्पेलिंग सही से नहीं लिख पा रहे हैं। नोटिफिकेशन के अंदर 40 गलतियां हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि संस्थानें देश के अंदर कौन चला रहा है, ये एक ऐसा बड़ा सवाल है जिस पर लगातार सवाल और ज्यादा तेजी से खड़े किए जाने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी जैसी संस्थान यानी इंस्टीट्यूशन से लोग उम्मीद करते हैं कि वो गलतियां कम करेंगे या गलतियां ना के बराबर करेंगे, लेकिन 40 मिस्टेक कहीं ना कहीं दोस्तों गुणवत्ता को लेकर भी कई सारे सवाल और उठेंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा के अध्यक्ष को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि पूरे देश में आश्चर्य और चिंता का विषय यह है कि माननीय प्रधानमंत्री लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान उत्तर देने के लिए नहीं आए। नरेंद्र मोदी उत्तर देने के लिए क्यों नहीं आए? राष्ट्रपति अभिभाषण पर तो प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ता है, उत्तर देना पड़ता है, धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान उत्तर देना होता है, लेकिन ये संसद की परंपराओं को पूरी तरीके से छिन्न भिन्न किया गया और नरेंद्र मोदी स्थापित परंपराओं का पालन नहीं कर रहे हैं और प्रक्रिया को लेकर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर क्यों नरेंद्र मोदी ने ये कोशिश की कि वो जाकर भाषण नहीं देंगे, यानी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बयान नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी क्यों बयान देने से पीछे हटे? जवाब तो देना पड़ेगा। ये काफी बड़े सवाल है दोस्तों, आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में बीते दिन पश्चिम बंगाल में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर हलफनामा दाखिल किया। इसी ने जो बताया कि बंगाल में एसआईआर के दौरान चुनाव अधिकारियों को हिंसा, धमकी और काम में रुकावट जैसे हालात का सामना करना पड़ रहा है। ये ममता बनर्जी द्वारा कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग को कई सारे सवालों के घेरे में लिए जाने के बाद रिस्पांस सामने आया है। आप लोग इस रिस्पांस के बारे में क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि ये बात तय है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो घमासान जारी है उसमें ममता बनर्जी भी पीछे नहीं हटेंगी और चुनाव आयोग भी अब खुद का हलफनामा दाखिल करके कोर्ट में ये सारी बातें सबमिट कर रहा है दोस्तों। साथ ही साथ कीर्ति चिदम्बरम कहते हैं कि औसतन एक तमिल व्यक्ति देश के अंदर सबसे ज्यादा मंदिर जाने वाला व्यक्ति होता है तमिलनाडु के अंदर, और तमिलनाडु दुनिया में एक सबसे ज्यादा बड़ी हिंदू आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हिंदू मंदिर जाते हैं। धार्मिक होना अपने आप में इसका मतलब ये नहीं है कि लोग बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति को स्वीकार कर लेंगे। कीर्ति चिदम्बरम ने तमिलनाडु के अंदर एनडीए गठबंधन और बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति पर मीडिया से चर्चा के दौरान ये सारी बातें कही है और जो उनका बयान है दोस्तों बिल्कुल सही भी है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में बोकारो के चास नगर निगम चुनाव में बीजेपी के भीतर बगावत खुलकर सामने आ गई है। पार्टी समर्थित उम्मीदवार के खिलाफ 4 नेताओं ने नामांकन दाखिल किया है। गैर दलीय चुनाव में संगठन के कलह बीजेपी के लिए चुनौती बनकर उभर रहे हैं। नेतृत्व बागियों को मनाने में जुटा हुआ है। कहने को झारखंड में नगर निकाय चुनाव गैर दलीय आधार पर हो रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि चुनाव मैदान में उतर रहे उम्मीदवारों की पहचान पूरी तरीके से राजनीतिक दलों से जुड़ी हुई है। इसी गैर दलीय चुनाव में अब दलों के बीच में बगावत भी खुलकर सामने आने लगा है दोस्तों। बोकारो जिले के चास नगर निगम चुनाव में बीजेपी के भीतर उभरी बगावत ने पार्टी नेतृत्व की चिंताएं और ज्यादा बढ़ा दी है। चास नगर निगम के मेयर पद के लिए बीजेपी ने अविनाश कुमार को अपना समर्थित उम्मीदवार घोषित कर दिया है दोस्तों, और पार्टी के इस फैसले के बाद कई नेताओं ने अनुशासन का पालन करते हुए अपने उम्मीदवारी वापसी ले ली है और नामांकन यात्रा में शामिल हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के 4 नेताओं ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर नामांकन दाखिल कर दिया है। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
भारतीय जनता पार्टी के विधायक शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित होने वाले विधायक प्राथमिकता की बैठक में शामिल नहीं होंगे दोस्तों। और विधायक क्षेत्र विकास और ऐच्छिक नीति जारी नहीं होने को लेकर शुक्रवार को भाजपा विधायक लोक भवन में जाकर विरोध जताएंगे। ये जानकारी बीजेपी के लोगों ने दी है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा के विधायक प्राथमिकता बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। विरोध जताने का एक तरीका बीजेपी के लोगों ने ढूंढा है, लेकिन ये विरोध कब तक जारी रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी के लोग विरोध करने के सारे मौके ढूंढते रहते हैं। साथ साथ दोस्तों बिहार के विधानमंडल के अंदर बजट सत्र के चौथे दिन सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच में जमकर नोकझोंक देखने को मिली। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान तेजस्वी यादव ने सरकार के विकास कार्य और सुशासन के दावे की पोल खोलते हुए मुख्यमंत्री पर निशाना साधा दोस्तों। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़क गए और तेजस्वी यादव से तू तड़ा के बात करने लगे और कहने लगे कि तुम बचे हो, बैठ जाओ, तुमसे बात नहीं करना है, तुम बचे हो, तुम्हारे पिता के उम्र का हूं, और इस तरीके की बातें बोलकर मामले को ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे। यानी जो सवाल पूछा जा रहा था उस पर मुद्दा भटकाने की कोशिश कर रहे थे। एक मौके पर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब पहले आप लोगों का राज था तब लोग शाम को घर से बाहर नहीं निकलते थे, पर आप लोग भी घर में ही बैठे रहते थे। समाज में हिंदू मुस्लिम का बड़ा विवाद हुआ था और सड़क बिजली का बुरा हाल हो गया था। जब हम लोग आए तो माहौल बदल गया और डर भय सब कुछ दूर हो गया। प्रेम भाईचारा का माहौल हर जगह पर है, कोई झंझट नहीं है, कोई भी झगड़ा नहीं है। जो गड़बड़ सब उसे हम लोगों की सरकार ने ठीक कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि पिछली सरकार की कमियों को ठीक करने के लिए हमने बहुत काम किया। उसके बाद दोस्तों दोनों के बीच में एक बार फिर से बहस देखने को मिली और बहस में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पर जो बातें बोल रहे हैं उससे लगता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हर बार तेजस्वी यादव को नीचा दिखाने के लिए ये बोलते रहते हैं कि मैं तुम्हारे उम्र का नहीं हूं, तुम्हारे पिताजी के उम्र का हूं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि उनसे तेजस्वी यादव कोई बहस ना करे, कोई सवाल ना उठाए जनता को लेकर। आप लोग इस बारे में अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें महादंगल नाम का एक शो चल रहा था एबीपी पर, जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने बीजेपी के नेता के साथ में डिबेट के दौरान नरेंद्र मोदी पर निशाना साध दिया दोस्तों और कहा कि नरेंद्र मोदी जी इजराइल के अंदर जाकर लौंडा ना कर रहे थे। और इसके बाद अजय आलोक काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। जो भाजपा के प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय की ओर से यह बयान दिया गया है दोस्तों। और एफसीन फाइल में जो बातें कही गई थी नाचने और गाने वाली, उसी और इशारा करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता की ओर से ये बात कही गई है। बीजेपी के लोग माफी की मांग कर रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का। जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।